नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, जिसका नाम था ईंटें मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, उसी अध्याय को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले मैंने 3 क्लास दिया था, ठीक है। आज इसका चौथा क्लास है और चौथा क्लास में आज हम लोग चौथा नंबर टॉपिक, जिसका नाम है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ जितने भी हम लोगों का क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन को भी बताऊंगा, लेकिन जब चैप्टर पूरा डिटेल में खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग क्या करोगे कि मेरा सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब जब शेयर करते हो ना, मेरे मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे। और बता दूं कि यदि आप लोग क्लास 9th और 10th का पढ़ना चाहते हो तो आप लोग क्लासमेट अड्डा नाम का जो चैनल है, क्लासमेट अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग 11th और 12th के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जैक बोर्ड वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं। टॉपिक में हम लोगों का पहला दिया गया समाधान, ठीक है। समाधान का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्द में यदि हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है कब्रिस्तान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो समाधान मतलब होता है कब्रिस्तान, मतलब वह स्थान जहां पर क्या होता है कि लोगों के मरने के बाद उसको दफनाया जाता है। तो वैसे स्थान को हम लोग कहते हैं समाधान या तो फिर कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नता थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद का मतलब आप लोगों को बताए थे कि वैसे इतिहासकार जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, उसका खोज करते हैं, तो वैसे इतिहासकारों को कहा जाता है पुरातत्वविद, ठीक है। पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि किस सभ्यता में कैसे कैसे लोग रहा करते थे, ठीक है, क्या उसमें सामाजिक विभिन्नता थी, मतलब समाज में भिन्नता थी या नहीं थी, उसके बारे में जानने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब उसी के बीच यदि हम लोग बात करें तो इन्हीं वीडियो में से एक समाधानों का अध्ययन है, मतलब इन्हीं वीडियो में से एक है समाधान का अध्ययन, मतलब जो कब्रिस्तान है या जहां पर लोगों को दफनाया जाता था उसका अध्ययन करना जो है इसमें शामिल है, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित है। आप लोग मिस्र के जो सभ्यता है उसके बारे में भी परिचित होंगे। कह रहा है कि संभवतः कुछ ऐसे भी है, मिस्र का कुछ ऐसे भाग मिले हैं जो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए हैं। समकालीन मतलब उसी समय का, ठीक है। आगे हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है कि इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा दफनाई गई थी। देखिए मिस्र का पिरामिड के बारे में आप लोग जो सुने हो, उस पिरामिड में से बहुत सारे ऐसे पिरामिड मिले हैं जो वास्तव में राष्ट्रीय समाधान थे, मतलब जहां पर लोगों को दफनाया जाता था वैसे थे, ठीक है। जब दफनाया जाता था उसके साथ बहुत सारे धन संपदाओं को भी उसके साथ दफनाया जाता था। लेकिन यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो वैसा लगभग नहीं थी, ठीक है। और ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं उस समय के बारे में, क्योंकि जो भी लिखा गया वो सब हम लोग पढ़ ही नहीं सके हैं, तो हम लोगों को पता वास्तव में कैसे चलेगा। तो देखिए उसी चीज़ को समझाने के लिए हमारे इतिहासकारों ने कुछ अध्ययन किया है। कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। हड़प्पा स्थल जो है उसमें जो मृतक पाए गए हैं, ठीक है, तो मृतकों को दफनाने के लिए जो है ज़्यादातर गर्तों का उपयोग किया जाता था, मतलब गर्त बनाया जाता था उसके बाद फिर उसको दफनाया जाता था। उसमें कहा जा रहा कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई गई थी। जो गर्त मिले हैं उस गर्त में कभी कभार भिन्नता भी पाई गई है। कुछ गर्त ऐसे पाए गए जिसमें ईंटों की चिनाई की गई थी, मतलब ईंटों से 4 कोना बनाया गया था, उस पे उसके बाद दफनाया गया था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी गर्त मिले हैं जिस पर ईंटों की चिनाई नहीं की गई थी, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। देखिए कुछ कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जिस पर क्या मिला है कि मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के वस्तु वगैरह मिले हैं, कुछ में आभूषण वगैरह मिले हैं। और इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि वास्तव में वे लोग ये सोचते होंगे कि जो मर चुके हैं वे लोग जो इन सभी वस्तु का उपयोग जो है बाद में करेंगे और इसी के कारण जो है इसको दफनाया गया था, ठीक है।
आगे हम लोगों को बताया जा रहा है पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधान में आभूषण मिले हैं। यदि हम लोग बात करें पुरुष और महिला दोनों के समाधान में, दोनों के कब्रों में जो है आभूषण मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के कब्र में ही मिले हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पुरुष और स्त्रियां दोनों में ही मिली है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि जब खुदाई किया गया तो एक पुरुष के जो हड्डी, स्पेशली खोपड़ी जो है, खोपड़ी के सामने कुछ कुछ चीजें रखा गया था। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि शंख रखे गए थे, 3 छल्ला रखा गया था, जेस्पर रखा गया था जो कि एक प्रकार का उपरत्न है, ठीक है। उसके बाद फिर मनके रखे गए थे सैकड़ों की संख्या में और आभूषण रखे गए थे। तो इससे देखिए इतिहासकार को लगा कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अमीर घराने से रहा होगा, इसी के कारण इतने सारे वस्तुएं इसके साथ मिला है। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं था। तो वही चीज़ आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था और कहीं कहीं पर ऐसा भी पाया गया है जो मृतक लोग थे, मृतक मतलब जो मर चुके थे, उन लोगों के साथ तांबे के जो दर्पण है उसको दफनाया गया था, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। लेकिन ऐसा हम लोगों को प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा वासी जो थे वे लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य रत्न वगैरह, जो बहुमूल्य वस्तु वगैरह है, उसको दफनाने में इतना ज़्यादा विश्वास वगैरह नहीं करते थे। जैसे मिस्र में सोने चांदी के ज़्यादातर वस्तुएं दफनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग टॉपिक पर बात करें जो कि हम लोगों का विलासिता की वस्तुओं की खोज, ठीक है। आप बोलोगे कि सर समझाइए बोर्ड में। देखिए बोर्ड में समझाना अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात यह है कि उतना सारा चीज़ बोर्ड में लिखना असंभव है। इसी के कारण मैं एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप झारखंड बोर्ड के हो तो आप जेसीईआरटी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस बुक को अच्छे से पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं भी बोर्ड में आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे मेरा काफ़ी मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा और कुछ हेल्प भी हो जाएगा, तो इसीलिए जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है विलासिता की वस्तुओं की खोज में, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। सामाजिक भिन्नता के बारे में हम लोग जान सकते हैं और एक तरीके से, किस प्रकार से, तो इतिहासकार जिन जिन चीज़ों को मानते हैं कि बहुमूल्य रहा होगा या तो फिर जिसको विलासिता के लिए उपयोग किया जाता होगा, मतलब एक तरीके से समझे कि जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया, इसका मतलब वो सस्ता होगा, ठीक है। जिसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया गया लोगों के द्वारा, या हो सकता है कि वो वस्तु बहुत महंगी होगी। इसको समझ लीजिए तो आगे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु सम्मिलित है जिनमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। देखिए कुछ कुछ ऐसे वस्तु मिले हैं या पहले वर्ग में ऐसे वस्तुओं को रखा गया है जो हर एक प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता था या आसानी से उसको बनाया जा सकता था, ठीक है। हर एक व्यक्ति उसको उपयोग भी कर सकता था। और दूसरे वर्ग में यदि देखें तो इसमें देखिए पहला वस्तु में यदि हम लोग देखें तो इसमें चक्किया, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल है। तो ये सब चीज़ें, चक्किया जैसे कि हो गया, उसके बाद मृदभांड हो गया मतलब मिट्टी के वस्तु वगैरह, उसके बाद फिर जाकर के सुई, झावा, ये सब जो है इसका उपयोग लगभग सब कोई करता ही था, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी आटा पीसने के लिए मशीन वगैरह है, उस टाइम था नहीं, तो ज़्यादातर चक्की वगैरह का ही इस्तेमाल किया जाता था। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से जटिल तकनीकों से बनी हो। देखिए इसमें हम लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि पुरातत्वविद सिंपल कह रहा है कि जो वस्तु हर जगह पाई गई है इसका मतलब वो सस्ती रही होगी, ठीक है। और जो वस्तु ज़्यादातर जगहों पर नहीं पाई गई, कुछ कुछ जगहों पर पाई गई, इसका मतलब वो बहुमूल्य होगी, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रकार फयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, ठीक है। फयांस नाम का जो वस्तु मिला है, ठीक है, तो वो
महंगे माने जा रहे क्योंकि उसको बनाना ज़्यादा कठिन था। अब कठिन क्यों था, तो इसमें क्या रहा है कि इसको घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया था। ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता था जिसमें क्या होता था कि घिसी हुई रेत होती थी, बालू होता था, उसके बाद रंग और चिपचिपे कुछ पदार्थ मिला करके इसको बनाया जाता था। और इतना ज़्यादा जटिल होने के कारण जो है ये फैंस जो होते थे इतने ज़्यादा महंगे होते थे। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया जो फैंस जैसे दुर्लभ से बनी मिलती है। कह रहा है कि स्थिति तब ज़्यादा जटिल हो जाती है जब ये पता चलता है कि ज़्यादातर वस्तुएं जो फैंस जैसे बनी है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो मिला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नहीं इतिहासकार सिंपल मान लेते हैं कि जो फैंस जैसी जो वस्तुएं थी जो जटिलता बनाना वो महंगे रहे होंगे। ठीक है, और महंगे रहे होंगे मतलब उसका उपयोग वैसे लोग करते होंगे जो समाज में थोड़ा सा ऊंचे थी। ठीक है, ऊंचे थे मतलब जाति के आधार पर नहीं, मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पर। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के विवरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित और छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम लोग फैंस जैसे कुछ बहुमूल्य वस्तु के बारे में देखें तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बस्तियों में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो आम रोजमर्रा के जिंदगी में जो उपयोग की जाने वाली वस्तु है वो सभी हम लोगों को छोटे छोटे बस्तियों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, और फैंस जैसी जो वस्तु है वो बहुत ही कम ही मिले हैं छोटे बस्तियों में, ज़्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिला है। आगे कह रहा है उदाहरण के लिए फैंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांश तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं और कालीबंगन जैसे छोटे वस्तुओं में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। कह रहे कि सोना के बारे में देखिए, पहले फैंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये सब बड़ी जगह पर नहीं मिला, जैसे लोथल जैसे जो जगह थे ये छोटा मोटा जगह था, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोथल बोले कालीबंगन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटा था, जिसके कारण वहाँ पर फैंस जैसी वस्तुएं नहीं देखने को मिली है। लेकिन यदि बात करें सोना, तो सोना भी हो सकता है कि आज के तरह ही पहले भी महंगा रहा होगा, इसी के कारण सोने के बारे में उतना ज़्यादा नहीं मिले हैं। कह रहा है कि यदि स्वर्ण आभूषण के बारे में बात करें तो ये संचय से ही प्राप्त हुए हैं, मतलब कुछ कुछ ही प्राप्त हुए हैं और कुछ कुछ प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब इतिहासकारों ने ये अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि ये उस टाइम भी बहुत ज़्यादा महंगा रहा होगा और इसी के कारण उसका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।